सघन कृषि कार्य का अभाव। अतः सघन कृषि कार्य का अभाव है। यहाँ पे हम कुछ फसलों की बातें अगर करें, कर ही ले मान लीजिए कुछ फसल की बातें अगर करें आपका, तो ये जो मिट्टी है आपका समझो ये अर्धशुष्क प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अर्धशुष्क प्रदेश में पाई जाती है। तो अगर ये अर्धशुष्क प्रदेश में पाई जाती है तो सिंपल सी बात है, वाटर बहुत ज्यादा नहीं है। वाटर जब बहुत ज्यादा नहीं है तो किसका उत्पादन होगा भाई? सुनो, मोटे अनाज का उत्पादन होगा, तिलहन वाली फसल का उत्पादन होगा। इसके अंदर आपको सूरजमुखी का सनफ्लावर का प्रोडक्शन किया जाता है, मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। सनफ्लावर हो गया, मूंगफली हो गया, इसे तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। इसके अलावा आप आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में जाओगे तो वहाँ तो टोबैको तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो हम कुछ फसलों की बातें करें तो बोलेंगे यहाँ पे दिखाओ जरूर, कोई है ही नहीं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। मोटे अनाज का उत्पादन, मोटे अनाज का उत्पादन, तंबाकू का उत्पादन, मोटे अनाज का उत्पादन, तंबाकू का उत्पादन। इसके अलावा हमने बोला तिलहन की फसल का उत्पादन, तिलहन की फसल का उत्पादन। ये इस क्षेत्रों में आपका क्या हो जाएगा? की जाने वाली कृषि हो जाएगी। लाल एवं पीली मिट्टी की बात समझिए। लाल एवं पीली मिट्टी की बात, अब हम मूव करेंगे लेटेराइट की तरफ। कहाँ चलेंगे हम लोग? लेटेराइट की तरफ चलेंगे। और लेटेराइट की तरफ चलेंगे तो लेटेराइट भी एक प्रकार का लाल मिट्टी है। लेटेराइट और लाल दोनों जो होती है ना, दोनों का रंग लाल होता है। ठीक है, तो लेटेराइट एक विशेष प्रकार की लाल मृदा है। कैसी है हम डिस्कस करते हैं। ठीक, हम डिस्कस करने चल रहे हैं आपका लेटेराइट। हम डिस्कस करने चल रहे हैं आपका लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा, ठीक है, लेटेराइट मृदा की बातें हम करने वाले। तो लेटेराइट मृदा की बातें हम करेंगे, समझो लेटेराइट मृदा की बातें हम करेंगे तो बड़ी सिंपल सी बात है, समझिए बहुत सिंपल सी बात है कि लेटेराइट मृदा के विस्तार की बातें हम कर रहे हैं। विस्तार, ठीक है, तो विस्तार समझिए आपका लेटेराइट मृदा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो अगर अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है तो इस मिट्टी को आप देखोगे ना, इस मिट्टी का अधिकांश विस्तार कहाँ मिलेगा? पश्चिमी घाट पर। कहाँ मिलेगा? पश्चिमी घाट पर मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार केरल में मिलेगा। ठीक है, पश्चिमी घाट लिख सकते हैं, सर्वाधिक विस्तार केरल। केरल के अलावा छोटा छोटा भाग आपका कहीं कहीं गौण रूप में आपका छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है। आप मेघालय में चले जाओ, वहाँ भी वर्षा ज्यादा होती है। मेघालय में चले जाओ, उस वाले रीजन में भी आपको कुछ हिस्से तेलंगाना वाला हो जाएगा। लेकिन सबसे विस्तृत रीजन कौन सा है? केरल है। तो प्रमुखता से केरल में पाई जाती है। क्या पाई जाता है? तो इसको लिखा कैसे जाएगा समझो, कैसे आपको मेंस में लिखोगे? ऐसे लिखोगे, लेटेराइट मृदा भारत की अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह प्रमुखता से आपका केरल में उपस्थित है। इसके अलावा गौण रूप में, आपको गौण रूप में देश के अन्य राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और मेघालय में भी इसका विस्तार पाया जाता है। अरे बस में ऐसे एक लैंग्वेज का पैटर्न देकर के आप लिखोगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा, लेटेराइट जो मृदा है, लेटेराइट मृदा का उत्पत्ति कैसे हुआ? लेटेराइट मृदा का उत्पत्ति कैसे हुआ? तो लेटेराइट मृदा की उत्पत्ति की अगर हम बातें करें, समझिए लेटेराइट मृदा की उत्पत्ति की अगर हम बातें करें कि लेटेराइट मृदा का उत्पत्ति कैसे हुआ, सीधा हम बोलेंगे लेटेराइटीकरण, लेटेराइटीकरण की क्रिया के द्वारा, लेटेराइटीकरण की क्रिया के द्वारा, लेटेराइटीकरण की क्रिया के द्वारा, लेटेराइटीकरण की क्रिया के द्वारा। इसका उत्पत्ति होता है लेटेराइटिफिकेशन से या लेटेराइटीकरण। तो क्वेश्चन ये होता है कि लेटेराइटीकरण की क्रिया होती क्या है, समझो। लेटेराइटीकरण की क्रिया का मतलब होता है लेटेराइट का निर्माण, राइट का निर्माण, लेटेराइट का निर्माण, क्वेश्चन होता है कि लेटेराइट के निर्माण की हम बातें कर तो रहे हैं, लेकिन ये लेटेराइट है क्या, समझो। लेटेराइट है क्या? तो लेटेराइट का सामान्य अर्थ होता है, लेटेराइट का सामान्य अर्थ होता है अर्थ ईंट की तरह कठोर संरचना, ईंट की तरह कठोर संरचना, ईंट की तरह कठोर संरचना।
कठोर संरचना, ईंट की तरह कठोर संरचना का निर्मित हो जाना लेटेराइटिफिकेशन कहलाता है। अब क्वेश्चन उठा कि ये बनेगा कैसे? वो कुछ है नहीं। देखिए, मान लीजिए लाल मृदा है, ध्यान से सुनिएगा आप सब, 2 मिनट सुन लीजिए। लाल मृदा है, लाल मृदा में लाल मृदा है और लाल मृदा के क्षेत्र में भारी वर्षा होने लगी। क्या होने लगी? भारी वर्षा। भारी वर्षा अगर होने लगेगी तो लाल मृदा का जो ऊपरी परत है जल से भर जाएगा। जल से भर जाएगा तो जल जमाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल जमाव। जल जमाव हो जाएगा तो मृदा में उपस्थित जो खनिज हैं वो जल के साथ घुलने लगेंगे। क्योंकि सारे खनिज मृदा के साथ घुल नहीं पाएंगे, तो ये सारे के सारे खनिज घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन चूना जैसा खनिज घुल जाएगा, मृतिका जैसा खनिज क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो ये खनिज घुल करके जल के साथ नीचे की परतों की तरफ गतिशील हो जाते हैं। लेकिन लाल मिट्टी में लोहा भी बैठा हुआ है, लाल मिट्टी में आपका सिलिका भी बैठा हुआ है, तो लोहा और सिलिका जैसे जो खनिज हैं वो जल के साथ नहीं घुलते हैं। तो जल के साथ नहीं घुलेंगे आपका, तो ये मिट्टी के ऊपरी परतों में बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? मिट्टी के ऊपरी परतों में बैठ जाएंगे। सिलिका जो होती है वो लाल रंग की होती है। इसके अंदर एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जो होता है वो चिपचिपा होता है। क्या होता है? चिपचिपा होता है। तो मिट्टी जब भीगती है आपका, भीगती है तो ऊपर का हिस्सा तो चिपचिपा रहता है, लेकिन जैसे ही पानी सूखता है, सुनो ध्यान से, जैसे ही पानी सूखता है एल्युमिनियम और सिलिका का जो घोल है मिट्टी को पकड़ लेता है। क्या कर लेता है? मिट्टी को पकड़ लेता है। मिट्टी को जब पकड़ लेता है तो मिट्टी को बिल्कुल हार्ड बना देता है। क्या बना देता है? हार्ड बना देता है। सिलिका का कलर लाल रंग का होता है। आपका आयरन की ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो मिट्टी के ऊपरी परत में लाल रंग की कठोर संरचना बन जाती है। क्या बन जाती है? लाल रंग की कठोर संरचना बन जाती है। इसी को कहते हैं आपका लेटेराइट। क्या बोलते हैं? लेटेराइट। तो लेटेराइट मिट्टी एक ऐसी लाल मिट्टी है, एक ऐसी लाल मृदा है जिसके ऊपरी परत में लेटेराइट का निर्माण होता है। ऊपरी परत में किसका निर्माण होता है? लेटेराइट का निर्माण होता है। ऐसी मिट्टी को, ऐसी मृदा को लेटेराइट कहा जाता है। में चाहो तो एक लाइन बस लिख सकते हो कि लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है लाल मृदा में आपका लीचिंग की क्रिया के द्वारा। पानी जब जमा हो जाएगा, तो पानी के जमा होने से निच्छालन की क्रिया होती है या लीचिंग की क्रिया होती है। अब निच्छालन की क्रिया होगा तो मिट्टी के ऊपरी परत में लेटेराइट बनेगा। इसी को कहा जाता है लेटेराइटीकरण की क्रिया। में कॉपी चेक करने वाला ये सब शब्द आपके आंसर में चेक करेगा। ये सब भौगोलिक शब्द हैं। क्या है? आपके भौगोलिक शब्द है, आपके आंसर में चेक किया जाएगा। देखिए, आप बस आप आंसर को बस ऐसे ही लिख करके मत आ जाना। क्या बोलते हैं? क्या चीज? अरे लाल मृदा में निच्छालन हो जाएगा तो बन जाएगा लेटेराइट। लाल मृदा में निच्छालन की क्रिया, देखिए, और निच्छालन की क्रिया क्या बना देगी? लेटेराइट बना देगी। सीधा बोलो आपका लाल मृदा में जब लेटेराइटीकरण की क्रिया होती है तो लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। बात खत्म। एक लाइन में बोल देना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के आंसर में बड़ी अच्छी चीजें, हम ऐसा कह सकते हैं, इस प्रकार हम ऐसा कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुम कह दोगे तो बगल वाला कुछ नहीं कहेगा, वो भी तो कुछ कहेगा ना आपका। ठीक है, ये सब शब्द यूज ना किया करें आप। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है। तो नीचे वाला विवरण क्या है? क्या है नीचे वाला विवरण? अभिभाषण में देखिए, आपका चित्र संख्या 2.5 में दिखाया गया है, 3.5 में क्या है? ये सब बेकार की बातें आपके आंसर में नहीं होना चाहिए। अभिभाषण में इसे क्या कहते हैं? निहायत ही बेकार की बातें कहा जाता है। अभिभाषण में तो ये सब आपके आंसर में नहीं होना चाहिए। आपका निष्कर्ष लिखना चाहते हो बस सीधा बस पैराग्राफ चेंज करो, लिख डालो। अभिभाषण ये मन लिख उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है ना। छोटा उठाओ, मान लो क्या कहते हैं आपका, तुम्हारा पेज बढ़ गया, अगले पेज पे जा रहे हो और लिख रहे उपयुक्त विवरण। उपयुक्त है कहाँ? ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो फिर तुम क्या लिखोगे? आपका पीछे वाले पेज के विवरण से यह स्पष्ट होता है। फिर तो यही लिखना पड़ेगा ना आपका। ये सब शब्द आपको नहीं लिखने, ये सब नेगेटिव शब्द हैं। देखिए, ये सब नेगेटिव शब्द हैं, आपको नंबर कट जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, दे देगा 16 नंबर, 15 नंबर दे देगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा हमारा आंसर कटा कहाँ से। ठीक है ना, इस बातों पे आप विशेष ध्यान दिया कीजिए। कितना आना चाहिए? आप सब छोड़ दो, आपका 50% नंबर लेकर के आइए, आप टॉप कर जाएंगे, बस बात खत्म। लेके आइए ना आप। ठीक है, 50% नंबर लेकर के आइए, आप टॉप कर जाएंगे। 18, 19, 20 ऊपर क्या? एक बात याद रखो, आपकी नॉर्मल जो कॉपी चेक होती है और मैं जो कॉपी चेक करूंगा जमीन आसमान का अंतर होगा। नॉर्मल कॉपी आपको 18 नंबर देगा, मैं काट कूट के दे दूंगा 10 नंबर। आदिवासी में मैं कॉपी चेक करता हूँ आपको खुश करने के लिए नहीं। देखिए, मैं देखता हूँ क्या कहते हैं, कई लड़कियां कॉपी दिखाती है, जब उनका काटता हूँ तो उनके चेहरे पे सिकन आ जाती है कि मास्टर हमारा क्यों काट रहा है? गलत है तो काट दिया। एक बात को याद रखिए, मैं आपको खुश करने के लिए आपको नंबर नहीं दे सकता। आदिवासी कुछ बच्चे कहते हैं सर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हो जाइए ना आप, अच्छी बात है, आप डिमोटिवेट हो जाइए। हम जो सजेशन आपको दे रहे हैं, सजेशन को शामिल कर दीजिए और फिर दोबारा मोटिवेट हो जाइए। अब बताओ, आपको मोटिवेट करने के लिए हम गलत कॉपी चेक कर दें? देखिए, तो गलत कॉपी अगर हम चेक कर देंगे तो हम टीचर का भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरा करेंगे? देखिए, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं काट दूंगा, मैं कुछ भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दूंगा। मैं कई बार तो मेरे पास आओगे, सर हम पढ़ नहीं पा रहे, मैं सीधे बोलूँ सिलेक्शन नहीं होगा। डायरेक्ट हम पढ़ नहीं पा रहे, नहीं होगा सिलेक्शन। सर हम पूरे दिन क्लास कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, सिलेक्शन नहीं होगा। सच्चाई है आपका, क्लास करने से सिलेक्शन नहीं होता, टेबल कुर्सी पे बैठने से सिलेक्शन होता है।
अभिभाषण में ये कुछ बातें हैं जो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ, मेरी आदत है, तुरंत मुंह पे बोलूंगा मैं आपको। कुछ लोगों को बुरा लग जाता है कि मास्टर पता नहीं क्या बोल देता, हम डिमोटिवेट हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच्चाई सुनिए आप मुझे बताओ ना, सुबह से लेकर 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है, शाम को आपको 8 बजे तक क्लास करते हो, पढ़ोगे क्या यार तुम? क्या पढ़ोगे तुम? तुम्हें लगता है कि केवल क्लास करने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा आपका? सुबह 8 बजे क्लास तुम स्टार्ट करते हो और रात में 9 बजे तक तुम्हारे 8:30 बजे तक क्लास चलती है तुम्हारी, ठीक है? और खुद को पढ़ने का टाइम ही नहीं है आपका। खुद को पढ़ने का टाइम अगर नहीं है, सिलेक्शन होगा कैसे? आप केवल और केवल सिलेबस कवर कर रहे हैं, बस, नथिंग एल्स। असल में अरे इधर कहाँ से इन लोगों को बुला दे रहे हो भाई? अंदर क्लास चल रही है, बाहर खड़ा कीजिए किसी को। कोई अंदर आ रहा है, घुस जा रहा है, कोई चला जा रहा है, क्या है ये सब? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ ना? देखिए, आप घर पे बैठ के पढ़िए, रिवीजन किया करो, तभी होगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। तुम लोग ये क्लास में पढ़ाने से पूरा एकदम माहौल बन जाता है। विशेषता ऐसा लगता है, क्या कहते हैं, ऐसा लगता है क्या कहते हैं कि आपका कि आराम से कहीं हम क्या कहते हैं गांव में बैठे हुए हैं, आराम से गांव में बैठे हुए हैं, आपका प्रकृति की एकदम छांव में बैठे हैं हम लोग। आराम से चिड़िया चहक रही है, आपका आने वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपका अगल बगल से क्या कहते हैं आपका गोबर की बदबू भी आ रही है, पूरा गाँव का फीलिंग आ रहा है बस में। और गाँव की फीलिंग में हम लोग प्रकृति की छटाओं में बैठ के क्या पढ़, लेटराइट मिट्टी पढ़ रहे हैं। समझ में? चलो विशेषता की बातें करते हैं। टॉप आप खुद से बोलिए, देखो ये क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, खुद से बोलिए। पहला विशेषता क्या बोलेंगे? ठीक है, पहला विशेषता बोलेंगे आपका, मृदा की ऊपरी परत, सुनिए ध्यान से, मृदा की ऊपरी परत ईंट की तरह क्या होती है? कठोर होती है। मृदा की ऊपरी परत ईंट की तरह कठोर होती है, ईंट की तरह कठोर होती है, कठोर होती है। ऊपरी परत ईंट की तरह कठोर होती है। आगे बढ़ते हैं आपका, ठीक है? चाहो तो एक पॉइंट और लिख सकते हो, ऊपरी परत में लेटेराइट का निर्माण होता है, ऊपरी परत में लेटेराइट का निर्माण होता है, ऊपरी परत में लेटेराइट का निर्माण होता है। चलिए मान लेते हैं बच्चे हम लोग, लेटेराइट का निर्माण होता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, चलो। आप बताओ, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में आपका ऊपर परत कठोर है, तो वनस्पतियां ज्यादा होंगी या कम होंगी? कम। जैविक पदार्थ की मात्रा कम, ठीक है? तो जैविक पदार्थ एवं ह्यूमस का अभाव, जैविक पदार्थ, ह्यूमस, सुनिएगा, जैविक पदार्थ हुआ, ह्यूमस हो गया, और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तत्व का अभाव, नाइट्रोजन तत्व का अभाव, जैविक पदार्थ, ह्यूमस, नाइट्रोजन तत्व का अभाव। बढ़ते हैं आगे आपका, इसके अंदर सिलिका, ठीक है? सिलिका तत्व की प्रधानता, सिलिका तत्व की प्रधानता के साथ साथ लोहा एवं एल्युमिनियम, लोहा एवं एल्युमिनियम की उपस्थिति, लोहा एवं एल्युमिनियम की उपस्थिति, लोहा एवं एल्युमिनियम की उपस्थिति, ठीक ना? ये इसका हो गया विशेषता, ठीक है? चलिए आप बताइए, आप बताओ इसके आपका ऊपर का जो परत है बच्चे, ऊपर का परत आपका कठोर हो गया, क्या हो गया है? कठोर हो गया है, ऊपर का परत कठोर हो गया है, और सिलिका जैसा तत्व विद्यमान है। क्या विद्यमान है? सिलिका। जब सिलिका की मात्रा बच्चे ज्यादा होती है ना, तो आपका मिट्टी में अम्लीयता का नेचर आ जाता है। इसमें अम्लीयता का नेचर भी है, और अम्लीयता के साथ लोहा और क्या है? एल्युमिनियम है। और लोहा और एल्युमिनियम जब पानी के साथ मिलेगा तो क्षारीयता का नेचर ले आएगा। इसका मतलब आपका या तो ये मिट्टी अम्लीय है, और अगर आपका एल्युमिनियम और आपका लोहा ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगी? क्षारी। तो मिट्टी बताइए, जो अम्लीय और क्षारी, उपजाऊ मिट्टी है क्या? अम्ल और क्षार आपका फसल को बताओ वैसे ही रह देगा या नष्ट कर देगा? नष्ट कर देगा। तो हमने बोला कृषि की बातें करें, एक शब्द हम यूज करेंगे, यह मृदा कृषि के अनुकूल नहीं है, कृषि के, यह मृदा कृषि के अत्यधिक अनुकूल नहीं है, कृषि के अत्यधिक अनुकूल नहीं है, ठीक है? अतः सघन कृषि कार्य, सघन कृषि कार्य नहीं किया जाता है, सघन कृषि कार्य नहीं किया जाता है, सघन कृषि कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम क्रॉप्स की बातें करें, इसके अलावा अगर हम क्रॉप्स की बातें करें, अगर हम फसल की बातें करें, क्रॉप्स की बातें करें, फसल की बातें करें, तो यहाँ पे काजू का उत्पादन बड़े स्तर पे किया जाता है। इसका उत्पादन, काजू का उत्पादन, काजू का उत्पादन यहाँ पे बड़े स्तर पर किया जाता है, ठीक है? काजू के अलावा समझो अन्य ड्राई फ्रूट्स हो जाएगा, ठीक है? मेवा का उत्पादन हम बोल देंगे, मुख्यतः काजू होगा, मुख्यतः आपका काजू होगा, मुख्यतः काजू। इसके अलावा मेवा का उत्पादन हो जाएगा, ठीक है? काजू का उत्पादन, इसके अलावा मेवा का उत्पादन हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा अगर अन्य बातें हम करें, जहाँ जहाँ पहाड़ी ढाल है, कौन सा ढाल है बच्चे? पहाड़ी ढाल है, वहाँ पे मसाले का उत्पादन भी किया जाता है, पहाड़ी ढालों पर मसाले का उत्पादन किया जाता है, मसाले का उत्पादन किया जाता है। तो ये हो जाएगा लेटेराइट मृदा, ये हो जाएगा लेटेराइट मृदा हो जाएगा,
ठीक है। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा से हम आगे बढ़ेंगे और मूव करेंगे मरुस्थल की तरफ। कहाँ मूव करेंगे हम लोग? मरुस्थल की तरफ चलेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे मरुस्थलीय मृदा। अब हम डिस्कस करेंगे मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, डेजर्ट सॉइल या मरुस्थलीय मृदा, डेजर्ट सॉइल या मरुस्थलीय मृदा। अगर हम मरुस्थलीय मृदा की बातें करें, डेजर्ट सॉइल की बातें करें, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका विस्तार। सबसे पहले इसका हम विस्तार जानेंगे कि जो मिट्टी है, इस मिट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। मान लीजिए अगर इस मृदा के हम विस्तार की बातें करेंगे, तो मृदा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, हम रीजन की बातें करें, पहला हो जाएगा राजस्थान का मरुस्थल। राजस्थान ले लेते हैं, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के अलावा और कहाँ मिलेगा? देखिए, गुजरात वाले हिस्से में मिल जाएगा, इस हिस्से मिल जाएगा गुजरात का कुछ हिस्सा, गुजरात का कुछ हिस्सा जहाँ पे मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है, साथ ही साथ और क्या मिलेगा बच्चे? पंजाब, पंजाब का पश्चिमी हिस्सा। कौन सा हिस्सा? पंजाब का कुछ भाग, पंजाब का कुछ भाग या पंजाब का बोल सकते हो आपका पश्चिमी हिस्सा, वहां पे आपको मिल जाएगा एक मिट्टी। अगला क्वेश्चन ये उठा, ये जो मृदा है, इस मृदा का उत्पत्ति कैसे होगा? ये जो मृदा है, इस मृदा की उत्पत्ति कैसे होगी? चलिए, इस मिट्टी का उत्पत्ति कैसे होगा आपसे अगर मैं जानना चाहूँ तो आप बताइए, इस मृदा का उत्पत्ति कैसे होगा? इस मृदा का उत्पत्ति कैसे होगा? पहला, इस मृदा का उत्पत्ति होगा वायु के अपक्षय के द्वारा। मेन भूमिका किसका होगा? वायु का अपक्षय। हमने लिखा इस मृदा की उत्पत्ति होगी आपका वायु के अपक्षय के द्वारा, वायु के अपक्षय की क्रिया के द्वारा, की क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा और इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है? और इसका उत्पत्ति कैसे हुआ? याद करो मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था, समझाया था। एक समय था ऐसा, एक ऐसा समय था कि जब अरब सागर का विस्तार राजस्थान तक था। कहाँ तक था? राजस्थान तक था। आज अरब सागर का विस्तार राजस्थान तक नहीं है। इसका मतलब सागर कहाँ हटा है? पीछे। लिखा मैंने, सागर के पीछे हटने के कारण, सागर के पीछे हटने के कारण, सागर के पीछे हटने के कारण, पीछे हटने के कारण, सागर के पीछे हटने के कारण। और क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा, मरुस्थल के प्रदेश में एक स्पेशल क्रिया होती है, उसका नाम है तुषार की क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? तुषार की क्रिया। देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा तुषार की क्रिया द्वारा अपक्षय, तुषार की क्रिया के द्वारा अपक्षय, तुषार की क्रिया के द्वारा अपक्षय। ठीक है, तुषार की क्रिया के द्वारा अपक्षय। ठीक है, अब ये तीन चीजें आप में से सब लोग समझ रहे हो? तुषार का क्रिया, जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है, तुषार की क्रिया होती क्या है? ध्यान से सुनिएगा। मरुस्थल क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो चट्टानें होती है ना, चट्टानों के बीच में दरारें होती हैं। क्या होती हैं? दरारें। चट्टानों के बीच में जो दरारें होती है, शाम जब होता है तो शाम होने के साथ तापमान थोड़ा कम होता है, और तापमान जब कम होता है तो जलवाष्प जो है वो जल की बूंद में बदल जाता है, जलवाष्प जल की बूंद में बदल जाता है। और जब रात होती है और सुबह का भोर होता है तो तापमान माइनस में जाता है, और तापमान जब माइनस में जाता है तो वो जल की बूंदें बर्फ बन जाती है। क्या बन जाती है? बर्फ। अब जल अगर बर्फ बनेगा तो फैलता है, तो वो फैलता है तो चट्टान की दरार को फैला देगा। फिर से दिन होगा आपका, वही बर्फ फिर से जलवाष्प बन जाएगा तो चट्टान सिकुड़ जाएगी। फिर से रात होगा, फिर से चट्टान फैलेगी। तो चट्टान के फैलने और सिकुड़ने की क्रिया लगातार चलती रहती है। तो फैलने और सिकुड़ने की क्रिया इसलिए चल रही है क्योंकि आपका तापमान के कम होने के कारण बर्फ बन रहा है। अब तो चट्टान बराबर फैलेगी, सिकुड़ेगी, तो चट्टान वैसी रहेगी, चट्टान के कण ढीले पड़ जाएंगे, और चट्टान के कण जब ढीले पड़ जाएंगे तो चट्टानें टूट जाती हैं, और चट्टानें जब टूट जाती हैं तो मिट्टी के निर्माण के लिए आपका आवश्यक पदार्थ मिल जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया का नाम आपका तुषार है, फ्रॉस्ट बोलते हैं या तुषार बोलते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः यहाँ पे वायु का अपक्षय है। मुख्यतः कौन सा अपक्षय है आपका? वायु का अपक्षय है। तो मैं लिख देता हूँ, अपक्षय की क्रिया प्रमुख है, अपक्षय की क्रिया यहाँ पर प्रमुख है, प्रमुख है। चलिए, अगर हम डिस्कस करें इसकी विशेषता, अगर हम डिस्कस करें इसकी विशेषता, कैरेक्टर या इसकी विशेषता, इसकी विशेषता या कैरेक्टर की बातें करें तो बढ़ते हैं आपका मृदा के कण रेतीले से लेकर महीन तक होते हैं, महीन तक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम डिस्कस करें अगर आपका, तो इस मृदा में जल का अभाव एवं वायु की अधिकता होती है, जल का अभाव एवं वायु की अधिकता होती है, जल का अभाव एवं वायु की अधिकता होती है। इस मृदा में भी नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ
पदार्थ ह्यूमस, जैविक पदार्थ ह्यूमस इत्यादि का अभाव होता है। ह्यूमस इत्यादि का अभाव। इस मृदा में भी नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ ह्यूमस इत्यादि का अभाव पाया जाता है। इस मृदा में कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। इस मृदा में लवण की प्रचुर उपलब्धता होती है। लवण की प्रचुर उपलब्धता होती है। लवण की प्रचुर उपलब्धता होती है। ठीक है, ये इस मृदा की अपनी कैरेक्टर हो गई, ये इस मृदा की अपनी विशेषता हो गई। मरुस्थलीय मृदा की बातें करें और इसमें हम इस मृदा को कृषि के साथ जोड़ें, इसके साथ जोड़ दें, हम इस मृदा को कृषि के साथ जोड़ दें, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जल का अभाव है। क्या है? जल का अभाव। तो सीधा हम बोलेंगे जल के अभाव के कारण, जल के अभाव के कारण कृषि कार्य हेतु अत्यधिक उपयुक्त नहीं है। कृषि कार्य हेतु अत्यधिक उपयुक्त नहीं है। कृषि कार्य हेतु यह अत्यधिक उपयुक्त नहीं है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। यह शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त है। शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त है। यह शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त है। शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त है। ठीक ना, शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब शुष्क कृषि की बातें करें तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है ना, कई बार बोला गया है। शुष्क कृषि में क्या क्या आता है बताइए? मोटा अनाज आ जाएगा, दलहन और तिलहन आ जाएगा। मोटा अनाज, दलहन तिलहन का उत्पादन, ठीक है। तो और आगे बढ़ेंगे, हम बोलेंगे जिन क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर द्वारा जल उपलब्ध कराया गया है, वहाँ, ठीक है, जल उपलब्ध कराया गया है, वहाँ सघन कृषि कार्य होता है। सघन कृषि कार्य किया जाता है। आप चाहो तो एग्जाम्पल दे सकते हो, हनुमानगढ़ जिला और आपका गंगानगर जिला। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। तो यहाँ पे आकर के हो जाएगा हमारा मरुस्थलीय मृदा है उसमें। तो ये हो जाएगा हमारा मरुस्थलीय मृदा, ये डेजर्ट सॉइल का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे हम आगे बढ़ेंगे। 2 सेकेंडरी मृदा है। क्या है? 2 सेकेंडरी मृदा है। 2 सेकेंडरी मृदा है हमारी। द्वितीयक मृदा तंत्र है हमारा 2 द्वितीयक मृदा तंत्र है। एक हो जाएगा आपका लवणीय मृदा। क्या हो जाएगी? लवणीय मृदा। एक हो जाएगी लवणीय मृदा, ठीक है। और एक हो जाएगी कांप मृदा या दलदली मृदा। कांप या दलदली मृदा, ये स्वयं भी बोलते हैं इसे, कांप या दलदली मृदा। ठीक है, लवणीय मृदा की बातें हम करेंगे आपका। तो लवणीय मृदा का अधिकांश विस्तार, ठीक है, इस मृदा का अधिकांश विस्तार गुजरात के तटीय क्षेत्र में जहां पर खारे जल की उपस्थिति है, इस मृदा की बातें करेंगे तो ये दलदली प्रदेश में उपस्थित है। ये दलदली प्रदेश में या जल जमाव के क्षेत्र में, दलदली प्रदेश में या जल जमाव के क्षेत्र में उपस्थित है। जल जमाव के क्षेत्र में उपस्थित है, ठीक ना। ये आपका दलदली प्रदेश में या जल जमाव के क्षेत्र में उपस्थित है। ठीक, थोड़ा सा देखो आगे बढ़ते हैं। लवणीय मृदा की बातें करेंगे तो इसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा है? सॉल्ट। अब तो किसी मिट्टी का, किसी आपका मृदा में सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है, उसका नेत्र अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? सॉल्ट ज्यादा है, क्या होगा? अम्लीय या क्षारीय? क्षारीय। अल्काइन नेचर होता है, समझ आपको? ठीक, सॉरी, बेसिक नेचर होता है, ये क्षारीय है।
आदिवासी में। उसके बाद क्या कहते हैं आपका, अगर उसमें क्या कहते हैं हाइड्रोक्साइड हो जाए, अगर उसमें कार्बोनेट का मात्रा ज्यादा हो जाए, कार्बनिक पदार्थ का मात्रा ज्यादा तो अम्लीय हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ का मात्रा ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, लवण का मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो ये नेचर क्षारीय है। वो देखो दलदली मिट्टी है, दलदली मिट्टी में जैविक पदार्थ ज्यादा होते हैं, दलदली मिट्टी में जैविक पदार्थ क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो दलदली मिट्टी में जैविक पदार्थ अगर ज्यादा है तो श्योर है कि दलदली मिट्टी में, दलदली जो मिट्टी जो कांप मृदा है, इस मृदा के अंदर कार्बोनेट ज्यादा है, कार्बन ज्यादा है। क्या ज्यादा है, कार्बन ज्यादा है। कार्बन अगर ज्यादा है तो बड़ी सिंपल सी बात है, कार्बन अगर ज्यादा है तो नेचर कैसा हो जाएगा, अम्लीय नेचर हो जाएगा। चूंकि दो मृदा है, ठीक है, एक लवणी और एक दोनों आपका दलदली, ये अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी नहीं है, पानी से भरी हुई है। किससे भरी हुई है, पानी से भरी हुई है। तो पानी से भरी हुई जो मृदा है वो कृषि के लिए अनुकूल मृदा नहीं है। तो इसमें होगा क्या, जल कृषि होगा। क्या होगा, जल कृषि होगा। या अब दलदल वाला जो प्रदेश है, दलदल वाले प्रदेश को सुखा दीजिए, क्या कर दीजिए, दलदल वाले प्रदेश को सुखा दीजिए। दलदल वाले प्रदेश को सुखा दोगे, आपका एक कांप मृदा है। कैसी मृदा है, कांप। कांप का मतलब क्ले है, कीचड़ है। क्या है, कीचड़ है, क्ले है, कीचड़ है। अगर आपने दलदल को सुखा दिया और कीचड़ वाली मृदा बाहर आ गई तो कीचड़ वाली मृदा बड़ी उपजाऊ मृदा होती है। आदिवासी में ये कीचड़ वाली मृदा है, इसे हम दोमट मिट्टी भी कह सकते हैं आदिवासी में। और कीचड़ वाली मृदा में आप जानते हो धान का उत्पादन होता है। ठीक है, प्रॉब्लम बस एक है, नेचर अम्लीय है। नेचर क्या है, अम्लीय। क्योंकि जैविक पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है, तो नेचर को कैसा बना देगा, अम्लीय बना देगा। और नेचर को अम्लीय अगर बना देगा तो फसल को उत्पादित नहीं होने देगा आदिवासी में। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको सुखा दें और सुखा करके इसके अम्लीयता के नेचर को क्या कर दें, अम्लीयता के नेचर को हम दूर कर दें, क्या कर दें, दूर कर दें, और इसे हम क्या करें, नॉर्मल बना दें, इसमें भी कृषि कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था आप 6+2 बोलना। ठीक है, अगर आप बस इतना लिख दोगे कि भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा जाता है, तो कॉपी चेक करने वाला चाहे तो नंबर आपका काट देगा। या तो सीधे लिखना आपका कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ICAR ने भारत की मृदा को 8 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है, तो आपका ठीक रहेगा। अगर आप ICAR का नाम लिखना भूल गए, नंबर काटने वाला चाहे तो नंबर काट सकता है। ये स्पेशली ICAR कहता है 8 प्रकार का मिट्टी है, बाकी लोग नहीं कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USDA, समझता है आपका, USDA, यूनाइटेड स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USDA, वो तो पूरे की पूरे मिट्टी को बस 3 भाग में बांटता है। जोनल सॉइल है, इंट्राजोनल सॉइल है और एजोनल सॉइल है। मंडली मृदा है, अमंडली मृदा है और अंतःमंडली मृदा है। वो पूरे के पूरे दुनिया की मिट्टी को 3 भाग में बांटता है, आपका मंडली मृदा, अमंडली मृदा और अंतःमंडली मृदा आदिवासी में। उसके बाद एक है आपका ICSCS तंत्र है आपका आदिवासी में, क्या कंप्रीहेंसिव, समझो आपका कंप्रीहेंसिव या इंटरनेशनल कंप्रीहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये पूरे के पूरे दुनिया की मिट्टी को 12 भाग में बांटता है आदिवासी में। इंसेप्टिसॉल क्या होता है, हेकिस्टोसॉल क्या होता है, वर्टिसॉल क्या होता है, इंसेप्टिसॉल क्या होता है आदिवासी में। ऐसे करके वो 12 भाग में बांटता है। कितने भाग में, 12 भाग में बांटता है। तो आप मानोगे किसे आदिवासी में, अगर वो 12 भाग में बोलता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डिपार्टमेंट पूरे की दुनिया की मिट्टी को 3 भाग में बांटता है और आप लिख रहे हो 8 भाग में, तो आपको लिखना पड़ेगा कि 8 भाग में किसने डिवाइड किया है, तो ICAR ने डिवाइड किया है आदिवासी में। और उसका नाम लिख करके फिर आप अपने आंसर को लिखोगे। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो मृदा है, सुनिएगा, हमारी जो मृदा है, इस मृदा की अपनी समस्याएं हैं। ये जो मृदा है, इस मृदा की अपनी समस्याएं हैं, मृदा की अपनी समस्याएं हैं, मृदा से संबंधित समस्याएं, मृदा की अपनी समस्याएं हैं या मृदा से संबंधित समस्याएं। जैसे जैसे सबसे पहले हम जानेंगे मृदा निम्नीकरण की समस्या, मृदा निम्नीकरण की समस्या, निम्नीकरण की समस्या। एक हो जाएगा मृदा निम्नीकरण की समस्या, एक हो जाएगा मृदा अपरदन की समस्या, मृदा अपरदन की समस्या, मृदा अपरदन की समस्या, अपरदन की समस्या। एक होगा मरुस्थलीकरण की समस्या, मरुस्थलीकरण की समस्या, मरुस्थलीकरण की समस्या। निच्छालन की समस्या, निच्छालन की समस्या,
लवणीकरण की समस्या। अम्लता एवं क्षारीयता की समस्या। देखिए, ये मिट्टी की आपकी मृदा की प्रमुख समस्याएं हैं। पहला लिखा हुआ है आपका मृदा निम्नीकरण की समस्या। क्या लिखा हुआ है? मृदा निम्नीकरण की समस्या। क्वेश्चन ये उठा आपका कि मृदा निम्नीकरण की समस्या की अगर हम बातें करें तो मृदा निम्नीकरण होता क्या है? देखो ध्यान से, डिग्रेडेशन निम्नीकरण का मतलब होता है गुणवत्ता में ह्रास होना। किसमें ह्रास होना? गुणवत्ता में ह्रास का होना या गुणवत्ता में कमी का आना। अब मुझे बताओ, मृदा की गुणवत्ता को डिसाइड कौन करता है? रिपीट कर रहा हूं, मृदा निम्नीकरण का मतलब होता है मृदा की गुणवत्ता में कमी आना। देखिए, मृदा की गुणवत्ता में ह्रास आना। प्रश्न उठा कि मृदा की गुणवत्ता को डिसाइड कौन करता है? तो मृदा की गुणवत्ता को 4 फैक्टर डिसाइड करते हैं। पहला, मृदा में उपस्थित खनिज पदार्थ की मात्रा, मृदा में उपस्थित आपका जैविक पदार्थ की मात्रा, मृदा में उपस्थित नमी की मात्रा और मृदा में उपस्थित वायु की मात्रा। ये चारों के चारों आपके जो फैक्टर हैं वो मिट्टी की उत्पादन क्षमता को प्रभावित करते हैं। किसी कारण से मृदा में खनिज की मात्रा कम हो जाए, हमें नहीं पता ये रीजन क्या है। मान लो लीचिंग हो गया, ऊपर का खनिज कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। मान लो मृदा का कटाव हो गया और ऊपरी परत कट के कहाँ कहीं और चली गई। आदिवास में मृदा में एसिड ज्यादा आ गया तो जैविक पदार्थ कम हो जाएगा। हमें कोई मतलब नहीं है, बस चारों कंपोनेंट डिस्टर्ब होने चाहिए। अगर किसी कारण से मृदा में खनिज पदार्थ की मात्रा कम हो गई तो मिट्टी की गुणवत्ता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, वो भी निम्नीकरण है। अगर किसी कारण से मृदा में ह्यूमस की मात्रा, जैविक पदार्थों की मात्रा कम हो जाएगी तो मिट्टी की गुणवत्ता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, वो भी आपका क्या है? निम्नीकरण है। अगर किसी कारण से मृदा में नमी की मात्रा कम हो गई, मॉइस्चर कम हो गया, नमी की मात्रा कम हो गई, तब भी मिट्टी की आपकी गुणवत्ता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ये भी निम्नीकरण है। अगर किसी कारण से मृदा में वायु या गैस की मात्रा कम हो गई, तब भी मिट्टी का उत्पादन क्षमता कम हो जाएगा, ये भी निम्नीकरण का कारण है। ये भी निम्नीकरण का क्या है? कारण है। हमें कोई मतलब नहीं है, मृदा के बस 4 कंपोनेंट में डिस्टर्बेंस होने चाहिए। परिभाषा में तो एक लाइन लिख रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, मृदा की गुणवत्ता में ह्रास या कमी होना। मृदा की गुणवत्ता में ह्रास या कमी होना। किसी भी कारण से मृदा की गुणवत्ता में कमी हो जाए, ह्रास हो जाए आपका, उसी को हम नाम दे देंगे आपका मृदा का निम्नीकरण। कुछ नोटा कि ऐसा होगा क्यों? प्रश्न ये है, ऐसा क्यों होगा? इसके होने के रीजन क्या है? सुनिएगा, इसके होने के रीजन क्या है? तो इसके होने के रीजन की अगर हम बातें करें तो इसके होने के दो रीजन होंगे। एक होगा भौतिक कारक, भौतिक का मतलब प्राकृतिक, याद रखेंगे, भौतिक या प्राकृतिक कारक, भौतिक या प्राकृतिक कारक, और एक होगा मानवीय कारक या सांस्कृतिक, मानवीय कारक या सांस्कृतिक कारक। ठीक है, 2 कारक हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बातें करें, सुनिए ध्यान से, अगर हम बातें करें यहाँ पे प्राकृतिक कारक की, अगर हम यहाँ पे प्राकृतिक कारक की बातें करें, प्राकृतिक कारक कौन से हैं? ध्यान सुनिएगा, प्राकृतिक कारक कौन से हैं? तो सीधा लिखेंगे पहला, मृदा अपरदन का होना, मृदा अपरदन का होना। मृदा अपरदन क्यों हो रहा है हमें नहीं पता, बस प्राकृतिक कारण से होना चाहिए। दूसरा हम लिखेंगे आपका जल जमाव का होना, जल जमाव का होना, जल जमाव का होना। तटीय क्षेत्रों में सागरीय जल स्तर में वृद्धि के कारण, सागरीय जल स्तर में वृद्धि के कारण मृदा में खारे जल का प्रवेश, मृदा में खारे जल का प्रवेश, खारे जल का प्रवेश, बृहद क्षरण की घटना, बृहद क्षरण की घटना हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं आपका मृदा में या सूखा लिखते हैं, सूखा एवं बाढ़ की स्थिति, सूखा एवं बाढ़ की स्थिति। सूखा की स्थिति में जल का अभाव हो जाएगा तो मृदा की गुणवत्ता कम हो जाएगी, और बाढ़ की स्थिति में जल जमाव हो जाएगा तो क्या होगा? गुणवत्ता कम हो जाएगी। ये प्राकृतिक कारक है। कौन से कारक है? प्राकृतिक कारक के बाद हमें चलना है सांस्कृतिक कारक की तरफ। सांस्कृतिक कारक पे चलेंगे तो निर्वनीकरण,
निर्वनीकरण की क्रिया, पशुचारण, पशुचारण, खनन की क्रिया, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, भौम जल का अत्यधिक विदोहन, भौम जल का अत्यधिक विदोहन, अकुशल कृषि तकनीकी, झूम कृषि, एक ही फसल का बार बार उत्पादन, एक ही फसल का बार बार उत्पादन, एक ही फसल का हमने बार बार उत्पादन कर दिया। और क्या कर सकते हैं बताइए? हो गया बच्चा, अत्यधिक रासायनिक उर्वरक, अत्यधिक उत्पादन, तो एक ही फसल का हमने बार बार उत्पादन कर दिया। और क्या कर सकते हैं बताइए? हो गया बच्चा, अत्यधिक रासायनिक उर्वरक, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई, ठीक है ना? अत्यधिक सिंचाई। और क्या लिख सकते हैं आपका? ठीक है, और लिख सकते हैं आपका, समझो आपका सिंचाई की उन्नत तकनीकी का अभाव। सिंचाई जब हम करते हैं ना तो बस खेत भर देते हैं। आईवास में रात में हम गए तो मशीन चला के चले आया, ट्यूबवेल चल रहा, खेत भर गया। आईवास में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुबह जाके फिर से पानी बाहर निकाल दिया। यही होता है ना आपका। ऐसे नहीं चलेगा काम आपका, ऐसे काम नहीं चलने वाला है आपका। ठीक है, इससे क्या होगा, ये कुछ हमारे और भी कारण आप लिख सकते हो। ठीक है, आप नगरीकरण डाल दो, ठीक है, कंक्रीट के जंगल का विस्तार डाल दो, आपका रोड हाईवे का निर्माण डाल दीजिए, सारा इसी में आ जाएगा। क्या चीज़ हम लगा रहे हैं, दोनों में डालना, फिर उसे बिल्कुल उसमें डालना क्या कहते हैं, उसमें डालना कि जंगलों में आग लगना, प्राकृतिक कारणों से जंगलों में आग लगना। फिर इसमें डालना क्या कहते हैं, मानवीय गतिविधियों से जंगलों में आग लगने की बारंबारता में वृद्धि। लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। इसमें आप जलवायु परिवर्तन भी डाल दो, जलवायु परिवर्तन भी डाल दो आपका, वेट करो, जलवायु परिवर्तन भी डाल दो। जो हमने लिखा हुआ ना कि सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक में हम जलवायु परिवर्तन डाल देते हैं। जलवायु परिवर्तन बताओ हम डालेंगे तो बाढ़ और सूखा की चरम दशाएं होंगी कि नहीं होंगी आपका, तो वो भी आप डाल दीजिए। नगरीकरण आप डाल दीजिए, ठीक है, आपका कंस्ट्रक्शन के काम आप डाल दीजिए। देखो एक लाइन लिख दोगे ना, नगरीकरण, ठीक, कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण सब अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नगरीकरण। हाँ बोलो भाई, क्या बोल रहे थे? हैं, पराली जलाने से वायु प्रदूषण ज्यादा होगा या मिट्टी खराब होगा? वायु प्रदूषण ज्यादा होगा ना, पराली को जला दिया जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको फिर ऐसे फिर तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, कि कृषि अवशिष्टों को जलाने के कारण, देखिए, मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। ठीक है, जिससे मिट्टी की आपकी गुणवत्ता में कमी आती है। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सांस्कृतिक कारक ये हमारे उधर प्राकृतिक कारक हो जाएंगे और इधर क्या हो जाएंगे, सांस्कृतिक कारक हो जाएंगे। ये वो कारक, देखो आपकी बीपीएससी में ये पूछा हुआ है, मृदा अपरदन पूछा हुआ, आपकी बीपीएससी में मृदा अपरदन पूछा हुआ है कि मृदा अपरदन के आपके भौतिक और सांस्कृतिक कारक की व्याख्या। बस ये क्वेश्चन ही है आपका कि मृदा अपरदन के भौतिक और सांस्कृतिक कारक की व्याख्या करें। ठीक है, एक बार मान लो अगर उसने मृदा अपरदन पूछ दिया, हो सकता है आपसे निर्वनीकरण, हो सकता है निम्नीकरण पूछ दे, हो सकता है मरुस्थलीकरण पूछ दे आपसे। आईवास में हमें हर डायमेंशन को टच करते हुए चलना है। हाँ, अच्छा अच्छा, पशु क्या खाएगा? क्या घास खाएगा? सारी घास खत्म, तो मृदा अपरदन किधर? तो बड़ा स्तर छोटा स्तर क्या होता है?
पशुचारण पशुचारण हो, तुम एक गाय चारा लेके जाओगे? एक गाय भैंस चारा लेके जा रहे हो? देखिए, अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो ब्रैकेट में डाल दो अतिरिक्त पशुचारण। हमारे दिमाग में डाउट है, एक बात बताओ, पशुचारण का मतलब एक पशु चराना होता है क्या? तुम शाम को निकले अपना कोई बात नहीं, गाय भैंस लेकर निकले, 2 घंटे टहला के लेके चले आए, वो पशुचारण नहीं है, ठीक है ना? लिख सकते हो वहाँ पे ब्रैकेट में, तुमको प्रॉब्लम हो तो अत्यधिक पशुचारण। जहाँ पे पशुचारण लिखा है वहाँ पे अत्यधिक लिख दीजिए। यहाँ से हम आगे चल रहे हैं और हम शिफ्ट कर रहे हैं मृदा अपर्दन की तरफ। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं मृदा अपर्दन की तरफ। मृदा अपर्दन, देखिए क्या कहते हैं, होली में हो सकता है आपकी छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा ना हो, समझ ना? होली में आपकी बहुत ज़्यादा छुट्टी होगा नहीं, हो सकता है 1 दिन का हो सकता है 2 दिन का हो, आई बात समझ में? इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा आपका इमोशन हो गया तो 3 दिन का, इससे ज़्यादा होगा नहीं छुट्टी आपका तो, क्योंकि छुट्टी अगर हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आई बात समझ में? तो बोल के क्या कहते छुट्टी कैंसिल करवा देता हूँ मैं, छोड़ो छुट्टी, क्या कहते क्या करोगे छुट्टी लेकर के? हैं? हमने क्लास कैंसिल नहीं करवाया है, हमने छुट्टी कैंसिल करवाया। कोई बात नहीं, हम घर चले जाए, हम ऑनलाइन पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है? ऑनलाइन कोई बात नहीं, 1000 रुपये और दे दीजिए, मिल जाएगा। समझ में? ऑफलाइन वालों को अगर ऑनलाइन भी लेना है तो कोई बात नहीं, आपका 1000 रुपये और दे दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाए। 500 रुपये, हाँ तो 500 रुपये दे करके ले लीजिए, क्या है आपके लिए 500 रुपये? आपके लिए 500 रुपये बहुत बड़ी बात थोड़ी है आपका। देखो मेरी बात सुनो, चीजें फ्री में भी दी जा सकती है, 500 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम बस इतना है, आपका इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा अच्छा सिद्धांत है, अगर कोई चीज़ फ्री में दिया जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, आई वास्तव में उसकी वैल्यू पूरी तरह से कम हो जाएगी आपका। अगर हम फ्री में पढ़ाए तो बोल गए वो कोचिंग फ्री वाला वो बढ़िया नहीं, फ्री में पढ़ाएगा तो इसका मतलब पक्का बेकार पढ़ा रहा होगा, आई वास्तव में। और अगर किसी कोचिंग का फीस 1.5 लाख रुपए है, अच्छा 1.5 लाख है, कुछ तो है तभी 1.5 लाख ले रहा है, दिमाग में चलता रहता है। 500 रुपये लेकर के आप ऑनलाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे क्या हो गया, तुम लोगों को छेड़ना ना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना है। बेहतर है कि आप क्लास में चुपचाप आइए, पढ़ाइए और बिना छेड़े निकल लीजिए। आपकी जो भी समस्या होगी आप किससे बात कर लीजिए, मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, वही आपको देखेगा। देखिए मृदा अपर्दन की बात, एक क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा गया है। देखो मृदा अपर्दन को लिखा कैसे जाएगा? एक तो सिंपल तरीका देखो लिखने का क्या है आपका, कि आपका सिंपल तरीका क्या है, मृदा का कटाव होना ही मृदा अपर्दन है। मृदा का कटाव होना ही क्या है, मृदा अपर्दन। हम कुछ अलग हम लिखेंगे आपका कि भौतिक, रासायनिक एवं जैविक, भौतिक रासायनिक एवं जैविक प्रक्रम की सहायता से, प्रक्रमों के कारण मृदा के ऊपरी परत का हटना, मृदा के ऊपरी परत का हटना ही मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा अपर्दन कहलाता है, ऊपरी परत का हटना ही मृदा अपर्दन कहलाता है। देखिए ये सिंपल सा आपका क्या है, मृदा अपर्दन। थोड़ा सा हम जाल डाल देंगे भौतिक, जैविक और रासायनिक, क्योंकि मृदा अपर्दन इन्हीं 3 प्रक्रिया से होता है, या तो भौतिक प्रक्रिया होगी, या तो जैविक प्रक्रिया होगी, या तो क्या होगी, रासायनिक प्रक्रिया। और अच्छा करना चाहते हो यहाँ पे तो लिखो भौतिक, जैविक, ठीक है, भौतिक, रासायनिक, जैविक लिख दिया। इसके साथ ऐसे भी जोड़ो आपका यहाँ से, ठीक है, भौतिक, रासायनिक, जैविक एवं सांस्कृतिक प्रक्रमों के द्वारा, मानव को भी शामिल कर दो, सांस्कृतिक प्रक्रमों के द्वारा, ठीक है, सांस्कृतिक प्रक्रमों के द्वारा। अब देखिएगा सांस्कृतिक प्रक्रम हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि मानव की जो गतिविधियां हैं, वो मानव की गतिविधियां भी क्या है, मृदा अपर्दन का क्या है, कारक है। लेकिन चूंकि जैविक आपने लिख दिया है तो जैविक में मानव अपने आप शामिल है, जैविक मानव क्या है, शामिल है। सांस्कृतिक लिखने का मतलब ये हुआ आपका कि हम मानव के द्वारा किए जाने वाले कामों को फोकस कर रहे हैं। देखिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मृदा जो अपर्दन है, इस मृदा अपर्दन के प्रकार, मृदा जो अपर्दन है, इस मृदा अपर्दन के प्रकार, मृदा अपर्दन के प्रकार की अगर हम बातें करें तो सबसे सामान्य है आपका परतदार अपर्दन, परतदार अपर्दन। दूसरा है आपका बूंद अपर्दन, बूंद ऐसे बोलते हैं छप छपाव, नाम सुना है क्या, छप छपाव अपर्दन, बूंद अपर्दन या छप छपाव अपर्दन। एक है आपका फिंगर अपर्दन, अंगुली अपर्दन, एक है यहाँ पे कली विरोजन या अवनलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन। इसको इंग्लिश में कहते हैं गुली इरोजन या गली इरोजन। ऐसे देखो
ये हमारा क्या है आपका अलग अलग इरोजन है, अलग अलग इरोजन। अब देखो परतदार अपरदन की बातें करें तो नाम से क्या लग रहा है, मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाना, सीधा सामने लिखा परतदार अपरदन। विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा, विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा, विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा मृदा के ऊपरी परत का, ऊपरी परत का अपरदन के द्वारा, अपरदन के द्वारा स्थानांतरित हो जाना, स्थानांतरित हो जाना, स्थानांतरित हो जाना। ठीक है, अब इसमें आपको वर्षा का जल भी आ सकता है, नदी भी आ सकती है, आपका नदी के साथ साथ आपका पवन भी आ सकता है, पवन के साथ साथ सागरी तरंगे भी आ सकती है। ठीक है, ये हो जाएगा परतदार अपरदन। देखो परतदार अपरदन की बातें करेंगे तो परतदार जो अपरदन है ये परतदार अपरदन, परतदार जो अपरदन है परतदार अपरदन, ठीक है, बिहार के अधिकांश हिस्से में हो रहा है। बिहार का अधिकांश भाग, बिहार का अधिकांश भाग इसी अपरदन से प्रभावित है। देखिए भारत में उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान में इस प्रकार का अपरदन होना एक सामान्य सी बात है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, इस प्रकार का अपरदन होना एक सामान्य सी बात है। बूंद अपरदन या छपछपाव अपरदन की बातें करें, यह जो अपरदन होता है ये वर्षा जल के कारण होता है। वर्षा जल के द्वारा, वर्षा जल के द्वारा, ठीक है, वर्षा जल के द्वारा मृदा में छोटे छोटे गड्ढे निर्मित हो जाते हैं, गड्ढे निर्मित हो जाते हैं, इसे ही बूंद अपरदन कहा जाता है, बूंद अपरदन कहा जाता है, इसे ही बूंद अपरदन कहा जाता है। आप बताइए बूंद अपरदन कहाँ की विशेषता होगी, जहाँ पे वर्षा कम होगी या ज़्यादा, जहाँ पे वर्षा आपका ज़्यादा हो रही है वहाँ पे अपरदन का मेन कारण क्या हो जाएगा, वहाँ पे अपरदन का मेन कारण हो जाएगा आपका बूंद अपरदन हो जाएगा। ठीक है, अब बिहार की बातें करें आपका, तो बिहार में बताओ ये बूंद अपरदन होगा कि नहीं होगा, होगा बिहार में बूंद अपरदन, जहाँ पे रेन क्या हो रही है ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप जहाँ पे रेन ज़्यादा हो, लेकिन अगर हम बिहार की बातें करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा अपरदन कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा अपरदन आपका परतदार अपरदन। कौन सा अपरदन, सबसे ज़्यादा अपरदन आपको जो होगा वो परतदार अपरदन होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से हम आगे चलते हैं। अगला लिखा हुआ अंगुली अपरदन। अंगुली अपरदन का मतलब देखो क्या होता है, पतली पतली नालियाँ हैं, जैसे हमारा मान लीजिए ये रीजन है, वर्षा ऐसे आपने देखा हुआ है इसे, मान लीजिए आपका वर्षा हुई, वर्षा के कारण क्या होता है, जो पानी है, जो जल है आपका, वो पतली पतली नालियों में प्रवाहित होने लगता है। जब पतली पतली नालियों से जल बताओ समाप्त होता है तो नालियाँ बताओ आपका दिखती है कि नहीं दिखती हैं, तो मिट्टी पे छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं। क्या बन जाती है, मृदा में छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं। बताओ छोटी छोटी नालियों का मतलब क्या हुआ, मिट्टी वैसी है या मिट्टी कट गई है, कट गई है, इसी को बोलते हैं अंगुली अपरदन। वर्षा जल के द्वारा, वर्षा जल के द्वारा जब मृदा में छोटी छोटी नालियाँ निर्मित हो जाती हैं, छोटी छोटी नालियाँ निर्मित हो जाती हैं, नालियाँ निर्मित हो जाती हैं। ठीक है, छोटी छोटी नालियाँ निर्मित हो जाती हैं, इसी को कहा जाता है अंगुली अपरदन कहा जाता है। अगला है अवनलिका अपरदन। अवनलिका अपरदन क्या है आपका, नदी अपरदन का उदाहरण, नदी अपरदन का उदाहरण, देखिए उदाहरण, ठीक है, नदी अपरदन का उदाहरण है। इसमें नदी की भूमिका सबसे ज्यादा है, लेकिन केवल नदी की भूमिका नहीं है, नदी के साथ साथ वर्षा जल का भी भूमिका है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि नदी अपरदन के द्वारा, नदी अपरदन के द्वारा, अपरदन के द्वारा छोटी छोटी नालियाँ, छोटी छोटी नालियाँ, छोटी छोटी नालियाँ, नालियाँ आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, मिलकर बड़ी एवं गहरी नालियाँ, बड़ी एवं गहरी नालियाँ निर्मित करती हैं, बड़ी एवं गहरी नालियाँ, ठीक है, नालियों का निर्माण करती हैं, का निर्माण करती है, बड़ी एवं गहरी नालियों का निर्माण करती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है अवनलिका अपरदन। ठीक है, इसी को अवनलिका कहा जाता है। आप जब जाओगे आपका महाराष्ट्र, आप जाओगे मध्य प्रदेश की तरफ, इसी को बीहड़ कहा जाता है। देखिए बीहड़, चंबल का बीहड़ मिलेगा आपको और यमुना का बीहड़ मिलेगा, चंबल और यमुना का बीहड़।
ठीक है, इसे बीहड़ के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है, बीहड़ के नाम से जाना जाता है। एक चंबल का बीहड़ है और एक किसका बीहड़ है आपका, एक यमुना का बीहड़ है। तो चंबल और यमुना का बीहड़। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मृदा अपरदन के कारण। डालेगा हेडिंग, मृदा अपरदन के कारण। दो पार्ट में तोड़ दीजिए, भौतिक और सांस्कृतिक। मृदा अपरदन के कारण दो पार्ट में तोड़िए, भौतिक और सांस्कृतिक। भौतिक और सांस्कृतिक। मृदा अपरदन के कारण। एक लिख दीजिए भौतिक, सांस्कृतिक। भौतिक कारक और सांस्कृतिक कारक। ठीक है, भौतिक अभी आपको कुछ पहले लिखवाया था मैंने, भौतिक कारक और सांस्कृतिक कारक। जैसे यहाँ पे हम भौतिक कारकों की बातें करें, भौतिक कारकों की बातें करें, यहाँ पर भी आएगा समझो, नदी, वायु, वर्षा जल, हिमानी इत्यादि के द्वारा अपरदन, इत्यादि के द्वारा अपरदन। तटीय क्षेत्रों में सागरी तरंगों, ऊंचे ज्वार, सागरी तरंगों, ऊंचे ज्वार इत्यादि के द्वारा अपरदन, इत्यादि के द्वारा अपरदन। भारी वर्षा का होना, भारी वर्षा का होना। प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़, बादल का फटना, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन इत्यादि। भूकंप भी चाहे तो लिख सकते हैं, इत्यादि। मृदा सर्पण या बृहत मृदा सर्पण का मतलब मिट्टी का खिसकना। बृहत मृदा सर्पण, बृहत मृदा सर्पण हो जाएगा। यहाँ पे सांस्कृतिक फैक्टर में सेम चीज जो आपने कुछ टाइम पहले अभी लिखा हुआ है। ठीक है, निर्वनीकरण की दर में वृद्धि, निर्वनीकरण की दर में वृद्धि, भूमि उपयोग में परिवर्तन, अत्यधिक पशुचारण, फसल की कटाई के पश्चात कृषि भूमि को खुला छोड़ देना, खनन, विनिर्माण जैसे कार्य, नगरीकरण की दर में वृद्धि,
नगरीकरण की दर में वृद्धि। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चरम मौसमी घटनाएं। मृदा अपरदन की दर में मृदा अपरदन की दर में वृद्धि करती है झूम कृषि। ठीक है, झूम कृषि, ये सारी चीजें आप लिख दोगे जो कुछ टाइम पहले आपने लिखा था। मेरी बात सुन, ये हो जाएगा प्राकृतिक और भी आपके दिमाग में फैक्टर आएंगे तो और भी लिख सकते हो। ध्यान दीजिएगा कि आपके पास टाइम और शब्द है कि नहीं है। शब्द का कोई मतलब ही नहीं है, आपका टाइम है कि नहीं है आपका, क्योंकि आपका एक को 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको बैक टू बैक करके आपका 2 पेज देगा, एक पेज ये वाला देगा, एक पेज दूसरा वाला देगा। तो आप देख लीजिएगा क्या और सारे फैक्टर लिखने के बाद लिखने के आपके पास टाइम है कि नहीं है, क्योंकि वर्ड्स का मतलब है नहीं, वर्ड्स आपकी बीपीएससी पूछता नहीं है। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि दोनों फैक्टर लिखना है तो कोशिश करना है कि हमारा ज़्यादा फोकस सांस्कृतिक पे रहेगा। भौतिक वाले पे अगर 6 पॉइंट लिखेंगे तो सांस्कृतिक वाले पे 8 से 10 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, और लिख करके अपना टॉपिक क्या कर देंगे हम लोग, टॉपिक हम आपको वाइंड अप कर देंगे, पूरा कर देंगे। तो मृदा अपरदन के कारक हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये उठा कि मृदा संरक्षण कैसे किया जाए। मृदा संरक्षण, देखिए ये तो हमने देख के डिस्कस कर लिया। आपका अपरदन हो गया, कटाव हो गया आपका। ठीक है, अपरदन हो गया, कटाव हो गया। अब इसका हम संरक्षण कैसे करें। संरक्षण का मतलब मृदा के अपरदन को रोकने के उपाय। आदिवासी में तो मृदा के अपरदन को रोकने के उपाय की अगर हम बातें करें, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करना स्टार्ट करें कि इसको क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम और आप कर सकते हैं। ठीक ना बालक, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, चलो करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, करते हैं कुछ ना कुछ। सबसे पहले तो पेड़ लगाओ। सबसे पहले क्या करो, पेड़। ये लिख के मत आ जाना कि पेड़ लगाया जाएगा। वृक्षारोपण में मत लिखना आपको। वानिकी कार्यक्रम, शब्दों का चयन बड़ा सावधानी से करना चाहिए। हाँ लड़कियां क्या करना चाहिए, शब्दों का चयन क्या कहते हैं, बड़े ही सावधानी से करना चाहिए। ये शब्द ऐसे होने चाहिए कि सुनने वाले को अच्छा लगे। हाँ या ना, देखिए सुनने वाले को अच्छा लगता है, बहुत समस्या हो जाएगी। जैसे हमारी बच्चियां हैं, जैसे मान लो मेरी शादी होगी, मैं अपनी वाइफ को बोलूँ यू आर लुकिंग लाइक अ किलर, खुश हो जाएगी। किलर का मतलब किल करने वाला। उर्दू शब्द बोलता हूँ, तुम क्या कहते हैं, कातिल लग रही हो, और खुश हो जाएगी। अगला उसको चिढ़ाने के लिए तो हत्यारी हो गया है, अब क्या होगा, हत्या हो जाएगी भाई साहब। तीनों का मतलब एक ही है ना। हत्यारिन का मतलब हत्या करने वाली, किलर का मतलब किल करने वाली, और कातिल का मतलब कत्ल करने वाली। एक ही मतलब है तीनों का। में तीनों का मतलब क्या है, एक ही है, लेकिन शब्दों का चयन, शब्दों का चयन, शब्दों का चयन क्या कहते हैं, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आदिवासी में शब्दों का चयन अगर सोच समझ के नहीं करेंगे तो याद रखिए क्या कहते हैं, आपको समस्या आ सकती है। चयन करना है शब्दों का, तो आप क्या कहते हैं, हत्यारी नहीं बोलना है। भावनाओं पे मन करेगा बोल दें हत्यारी, ना नहीं बोलना है आपको। तो यहाँ पे आपको पेड़ नहीं लगाना है, वानिकी करना है। क्या करना है आपका, वानिकी। तो सीधा एक लाइन लिखेंगे, वानिकी जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना, और तुरंत एग्जाम्पल डाल देंगे आपका भारत सरकार के द्वारा चलाया गया सामाजिक वानिकी कार्यक्रम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। आदिवासी में लिख रहे हैं यहाँ पे, वानिकी जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, वानिकी जैसे कार्यक्रमों को, वानिकी जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, वानिकी जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। चाहे तो एरो बनाकर लिख दीजिएगा, जैसे भारत सरकार, जैसे केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, जैसे केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। अब आगे चलते हैं। मृदा अपरदन से संबंधित जागरूकता फैलाना, अपरदन से संबंधित, मृदा अपरदन से संबंधित जागरूकता का प्रसार, जागरूकता का प्रसार। तो मृदा अपरदन से संबंधित जागरूकता का प्रसार, जागरूकता का प्रसार। ठीक है, ठीक है, चलिए जागरूकता का प्रसार भी कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। आपका
आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लिखेंगे कृषि भूमि की जुताई हेतु वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सिंचाई की, ठीक है, सिंचाई की प्रभावी तकनीकी विकसित करना। प्रभावी तकनीकी विकसित करना। प्रभावी तकनीकी विकसित करना। सिंचाई की प्रभावी तकनीकी विकसित करना। बस आगे बढ़ते हैं। झूम कृषि को प्रतिबंधित करना। झूम कृषि को प्रतिबंधित करना। झूम कृषि को प्रतिबंधित करना। पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में, क्षेत्र में सीढ़ीनुमा कृषि को बढ़ावा देना। सीढ़ीनुमा कृषि को बढ़ावा देना। सीढ़ीनुमा कृषि को बढ़ावा देना। चलिए और आगे डिस्कस करते हैं। फसल चक्रण को लागू करना। फसल चक्रण को लागू करना। फसल चक्रण को लागू करना। तो और आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैविक कृषि का प्रसार करना। जैविक कृषि का प्रसार करना। रासायनिक कृषि को हतोत्साहित करना। कृषि को हतोत्साहित करना। चलिए, रासायनिक कृषि को हतोत्साहित करना, क्योंकि रासायनिक कृषि बताओ मृदा के क्षरण का कारण है कि नहीं है। ठीक है, तो रासायनिक कृषि को हतोत्साहित करना। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया समपोषणी कृषि या सतत कृषि। समपोषणी कृषि या सतत कृषि का प्रसार करना। बढ़ते हैं आगे। ग्रेट ग्रीन वॉल जैसी परियोजना का प्रसार। ग्रेट ग्रीन वॉल जैसी परियोजना का प्रसार। ग्रेट ग्रीन वॉल समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है। राजस्थान में क्या कहते हैं आपका, अरावली के बिल्कुल पैरेलल, ठीक ना, यानी कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया आपका, वहाँ दिल्ली तक, कहाँ तक, दिल्ली तक हमें क्या करना है, पेड़ लगाने हैं, वृक्षारोपण करना है।